इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी, हाँ, इकोनॉमी वो फ्रेमवर्क है, वो सेटअप है विद इन विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस. दैट मीन्स ऑल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज टेक प्लेस विद इन दैट फ्रेमवर्क. अब वो आपका गांव हो सकता है, आपका शहर हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकती है और इंटरनेशनल भी हो सकता है. आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी. तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम हर जगह है. प्रॉब्लम आपके घर पे है, प्रॉब्लम आपके इंडिविजुअल सेंस के रूप में देखिए तो आपके पास भी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है कि पार्टी में क्या ड्रेस पहन के जाऊं सर, नई बर्थडे का पार्टी, बर्थडे फ्रेंड का बर्थडे है सर, उसमें जाना है, नए कपड़े पहनने, क्या पहन के जाऊं. अभी पिछले बार तो वो जो ड्रेस लिया था वो सर पुराना हो गया है. तो ये क्या सोल्यूशन प्रॉब्लम आपके साथ है क्या? क्या कहते हो? अपना फोन जो तुम अभी यूज कर रहे हो, जिसपे ये देख रहे हो, वो बड़ा बोर बकवास लग रहा है, मन नहीं कर रहा है इसको यूज करने, मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है, सबके साथ है, मेरे साथ भी है. यस, एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड के साथ है. तो ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल की नजर से और पूरी इकोनॉमी की नजर से. क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? आओ समझते हैं. It is the problem regarding allocation of limited resources. प्रॉब्लम इसी चीज की है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज को हम प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स एंड सर्विसेज में लगा सकते हैं. एग्जाम्पल दूं? चलो एग्जाम्पल देता हूं. आपके पास है पैसे, आपको पापा ने दिए हैं 200 रुपए पॉकेट मनी. अब 200 रुपए में ही आपको आपकी गाड़ी का तेल डलवाना है, 200 रुपए में ही क्या करना है, फ्रेंड के साथ चाय पीनी है, बर्गर खाना है. इस 200 रुपए में हो सकता है कुछ और खर्चे हो जाएं, कभी स्टेशनरी का कुछ सामान लेना हो, पेन पेंसिल लेना हो. क्या कहते हो जाता है? पूरा हो जाता है? खर्चे पूरे हो जाते हैं? नहीं होते हैं तुम्हारे साथ. तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज, मैंने साबित किया ना कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, लिमिटेड हैं. बट मैंने कहा उस वांट का क्या करोगे? तुम्हें तो बहुत सारी चीजें चाहिए, तुम्हारी वांट्स तो अनलिमिटेड है पर रिसोर्स उस वांट को पूरा करने के लिए क्या है, लिमिटेड है. और आप जानते हो उस पैसे का हम बहुत सारा अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं. तो एज एन इंडिविजुअल तुम सोच रहे हो, ये पूरी इकोनॉमी की नजर से भी हो रहा है ना. तो यही सबसे बड़ी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. अब इसीलिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तुम्हारे पास. मैंने कहा एग्जांपल एज एन इंडिविजुअल, मैंने कहा कि तुम्हारे पास 200 रुपया है एज अ पॉकेट मनी. अब तुमको इस 200 रुपए में मैंने कहा बर्गर भी खाना है, गाड़ी का तेल भी भरवाना है, कुछ स्टेशनरी का सामान भी लेना है, कभी कभी फोन का रिचार्ज कराना है. कहां से पूरा करोगे? तो चॉइस, क्या करूं, क्या छोड़ दूं, क्या इसमें से खरीद लूं, करना उसी के अंदर ही, रिसोर्सेज के अंदर ही है. तो ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है. चॉइस क्या, चूज करना कि प्रोडक्टिव रिसोर्स हम किस कामों में लगाएं. अब सोचो ये कंट्री की नजर से हो जाए, देश के पास लेबर, देश के पास लैंड, देश के पास और सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेस. याद होगा आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताए थे. क्या कहा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज. यही ना है 4 फैक्टर. ये चारों हमारे क्या है, रिसोर्सेस हैं. अब इन प्रोडक्टिव रिसोर्सेस के बिना क्या आउटपुट हो सकता है? जवाब नहीं है. पर इन सारे रिसोर्सेस को, इन सारे रिसोर्सेस को हम कई सारे अल्टरनेटिव यूजेस में लगा सकते हैं अपने आउटपुट को जनरेट करने के लिए. ये पूरी इकोनॉमी को क्या करना है, डिसाइड करना है. और यही रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और हमारी और तुम्हारी चाहत अनलिमिटेड है. बट यही प्रॉब्लम है. सो ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पूरी समस्या की जड़ एक चीज है, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, और वो है स्केर्सिटी. क्या ऐसा हुआ है कभी ऐसा हुआ है कि तुमने अलमारी खोली और तेरे ऊपर कपड़े गिरने लगे? अरे कपड़े 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 कपड़े, पूरा कपड़े से भर गया, नई नई मॉडर्न ड्रेसेस, मोस्ट मॉडर्न ड्रेसेस गिरती जा रही है. तुम कपड़े के ढेर में दब जाते हो. कभी ऐसा हुआ है क्या? दूसरा एग्जांपल दूं, चलो. कभी तुमने अपने घर का ड्रॉअर खोला,
सारे लेटेस्ट मॉडर्न जितने भी लॉन्च हुए हैं फोन सारे तेरे ड्रॉअर्स में रखे हुए हैं, और एक दो नहीं है, सैकड़ों हैं। जिस अलमारी को खोलते हो, जिस कबर्ड को खोलते हो, सब जगह से नए और लेटेस्ट मॉडल्स के जो नए स्मार्टफोन्स आए, डिजिटल फोन्स आए एकदम बेस्ट, वो सब निकलते जा रहे हैं उसमें से। क्या ऐसा होता है तुम्हारे साथ? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? होता काश, कितना अच्छा लगता ना, सारी समस्या ही खत्म हो जाती। पर ऐसा मैंने कहा तुम्हारे नहीं, हमारे और किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास इन चीजों को खरीदने के लिए, हमारी इन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो है लिमिटेड। और नतीजा हमें क्या करना है? उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी इन जरूरतों को पूरा करना है। मैंने एग्जांपल दिया क्लोथिंग का, मैंने एग्जांपल दिया मोबाइल का। ये हमारी वांट्स हैं, इन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, स्केर्स हैं। नतीजा हमें चॉइस करनी पड़ती है। ऐसा है ना? पार्टी में जाने से पहले आपको चॉइस करनी पड़ती है, कौन सी ड्रेस पहनूं। नहीं होता आपके साथ? श्योरली होता होगा आपके साथ। कौन सी पहनूं, कौन सी छोड़ूं, चॉइस करनी पड़ती है। तो इसीलिए है क्योंकि आपके पास लिमिटेड, यस लिमिटेड क्या है? रिसोर्सेज है, लिमिटेड ड्रेसेस हैं आपके पास। तो लॉ ऑफ स्केर्सिटी, ठीक है, लॉ समझते हैं इस लॉ को। मैंने कहा चीजें स्केर्स हैं, तो क्या मतलब है स्केर्सिटी का? तो लॉ ऑफ स्केर्सिटी बताता है, यस ये लॉ क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट द गुड्स आर स्केर्स बिकॉज, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स पीपल वांट। सबको सब जो चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। करेक्ट। सबकी चाहत, सबकी जरूरत नहीं पूरी की जा सकती रिसोर्सेज जितने हैं उनसे। नतीजा, यस नतीजा है स्केर्सिटी। क्योंकि सब कोई सब कुछ चाहता है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को नया मोबाइल चाहिए, किसी को नए कपड़े चाहिए, और वो डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। पर क्या इतनी चीजें हैं उपलब्ध एक समय में? नहीं है। बस आइए समझते हैं व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है? क्यों प्रॉब्लम आ रही है स्केर्सिटी की? क्यों प्रॉब्लम आ रही है कि हमें चॉइस करना पड़ रहा है, ये करें ये ना करें? तो पहला रीजन तो मैंने आपको अभी डिस्कस कर लिया, हमारी वांट्स। वांट इज एन इफेक्टिव डिजायर विच इज बैक्ड बाय द एफर्ट टू अक्वायर और गेट द गुड्स डिजायर। उस गुड्स को पाने के लिए अगर मैंने एफर्ट लगाया है तो वो मेरी वांट बन जाती है। इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो वांट जानते ही हो, हमारी चाहत तो कभी खत्म नहीं होने वाली है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। अभी तुमने पापा से नया मोबाइल लिया था, है ना? हो गया कुछ महीने मोबाइल लिए तुम लोग को, तो मोबाइल के बाद क्या चाहिए? अगली चीज रिचार्ज हर महीने, दूसरा वांट, फिर कुछ नया मॉडल आने वाला होगा, लैपटॉप चाहिए होगा, टैबलेट चाहिए होंगे, है ना? नई गाड़ी आ रही है, लॉन्च हो रही है, नया ड्रेस चाहिए। कहां वांट खत्म ही नहीं हो सकती। जिस दिन हमारी यस हम और तुम साधु सन्यासी बन जाए, ओम निरंजन, पहाड़ पे चले जाएंगे, गौतम बुद्ध बन जाएंगे, तब तो समस्या खत्म हो जाएगी तुम्हारे मेरे साथ। पर ऐसा मैंने कहा नहीं हो रहा है, ठीक है? तो हमारी ह्यूमन वांट्स क्या है? नेवर एंडिंग है, मल्टीप्लाइड करती जाती है, कीप ऑन ग्रोइंग करती है। जैसे ही वन वांट पूरी होती है नेक्स्ट वांट आ जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट। सो ये तो चलता रहेगा। खाना भी आप एग्जांपल देख ही सकते हैं। यस, एक बार खाया तो क्या हो गया? खत्म। फिर कुछ समय बाद कपड़े, ठीक है? नेक्स्ट है दूसरी प्रॉब्लम क्या है? वांट तो अनलिमिटेड है पर रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है। रिसोर्सेस मैंने बताया 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्सेस कहते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड। तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, लैंड, लेबर, कैपिटल हमारे पास कैसे हैं? लिमिटेड है। इनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, इन्हीं को हम कहते हैं रिसोर्सेस। ये कैसे हैं? लिमिटेड है। सर लैंड तो अनलिमिटेड है, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, लैंड तो वही है जो आपकी कंट्री के अंदर है कि नहीं है? और लैंड लिमिटेड है, आप जानते ही हैं। पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है लेबर, कैपिटल डिपेंड करता है बैंकिंग सिस्टम पे, फाइनेंस पे, मनी जो आपके पास अवेलेबल है। तो है ना सब लिमिटेड। पर आपको यह भी मालूम है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेस को आपको यूज करके आउटपुट जनरेट करना है।
इन चारों के बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तीसरा और आखिरी प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इन रिसोर्सेज को हम कई सारे क्या कर सकते हैं, कामों में लगा सकते हैं। आप जानते हो, एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, लैंड की बात करता हूं आपसे। लैंड किस काम आ सकती है, आप खेती कर सकते हो ना, फार्मिंग कर सकते हो, आप उसमें अपना घर बना सकते हो, आप उसमें फैक्ट्री डाल सकते हो, इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो ना। तो लैंड एक प्रोडक्टिव रिसोर्स है और आपने क्या कर दिया, कई सारे मुझे यूज बता दिए, आप कौन सा यूज करोगे। हाँ, ये डिपेंड करेगा वो नेचर ऑफ लैंड कैसी है। क्या वो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड है तो ज्यादा बेटर रहेगा कि आप उस पर खेती ही करिए, क्रॉप्स ग्रो करिए उस पर, है कि नहीं है। और आपको लगता है वो बंजर भूमि है, इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड वो भूमि है, तो आप वहां पे इंडस्ट्री फैक्ट्री डेवलप करिए, है कि नहीं है। और अगर रेसिडेंशियल लोकेलिटी में है, सोसाइटी में वो लैंड है आपकी, तो घर बनाएंगे आप, यस। तो अल्टरनेटिव यूजेस है लैंड का, मतलब रिसोर्सेज का, और आपको देखना है कि क्या बेस्ट यूज, क्या बेस्ट अल्टरनेटिव आप उसका करना चाहते हैं। सो अब प्रॉब्लम बता दिया, प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम है इकोनॉमी की क्या, कि हमारे पास चीजों की कमी है और उन चीजों को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, चॉइसेस करनी पड़ रही है, और अब जरूरत है किसकी, सोल्यूशन की जरूरत है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सो देयर इज नीड ऑफ इकोनोमाइजिंग, यस, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। आपको रिसोर्सेस का क्या करना पड़ेगा, इकोनोमाइजिंग करना पड़ेगा, यस, इकोनॉमिक यूज ऑफ रिसोर्स करना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका, आइए देखें। इट मींस दैट जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, दैट अवेलेबल resources should be allocated among different uses in such a way that they are put to their best possible use। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, उनका बेस्ट पॉसिबल यूज आप कर लीजिए, उनसे ऑप्टिमम आउटपुट आप जनरेट करा लीजिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। चलिए अब आते हैं जिस पर ये चैप्टर बना है, चैप्टर है बेसिक या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो 6 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये जो प्रॉब्लम है ये बताती है क्या गुड्स बनाएं, व्हाट इज द गुड्स दैट इज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। यस, तो पहली प्रॉब्लम है व्हाट कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, और उसमें भी व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। अब कमोडिटी कौन सा गुड्स बनाए, गुड्स कई टाइप के होते हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड्स जो आप और मैं डेली कंजम्पशन करते हैं। हाँ, साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्रश, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, आप और मैं डेली यूज कर रहे हैं। पर कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स जो फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करने में काम आते हैं, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, टूल्स, ये भी तो कहीं बनते होंगे। तो कौन से गुड्स बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं कि प्रोड्यूसर्स गुड्स बनाएं। प्रोड्यूसर क्या, गुड्स नहीं लिखा है ना, मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं गुड्स। नोट्स की आप टेंशन नहीं करिएगा, ये नोट्स हर वीडियो के एंड में मैं लिखा रहता हूं टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप मेरा वीडियो जब देखेंगे एंड हो रहा है, उसमें लिखा मिलेगा टेक स्क्रीनशॉट, आप वहां से स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं और फिर सेल्फ नोट्स बना लीजिए, ठीक है। याद रखिएगा जब आप सेल्फ नोट बनाते हैं तो यस आपकी डाउट और क्लियर होती है, आपका कंसेप्ट और क्लियर होता है। इकोनॉमिक्स में आपको कोशिश करनी है कि आप हेडिंग्स नहीं चेंज करेंगे और डेफिनेशन पार्ट को तो एज इट इज जैसा है वर्ड टू वर्ड सेम लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन पार्ट आप कुछ अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट नॉट द डेफिनेशन एंड हेडिंग पार्ट, इसका बहुत ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे कमोडिटीज हैं, कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स बना सकते हैं, और भी टाइप्स के गुड्स मैं बता सकता हूं, सिविल गुड्स बना सकते हैं, वॉर गुड्स बना सकते हैं, है ना। प्रॉब्लम इकोनॉमी के लिए क्या बनाए इस समय, सिविल गुड्स, वो गुड्स जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपके मेरे पास यूज हो रहा है, जो सिविलियंस यूज कर रहे हैं, यस, रोटी कपड़ा मकान जो मैं और आप यूज कर रहे हैं वो सिविलियन गुड्स है। वॉर गुड्स, यस, वॉर गुड्स, गन बनाना, मिसाइल बनाना, बुलेट्स, आर्म्स, वेपन्स, ये कैसे गुड्स है, वॉर गुड्स। बताइए कौन सा गुड्स बनाना चाहिए, क्या जवाब देते हैं आप।
कौन सा गुड्स बनाना चाहिए इकोनॉमी को? तो यस, ये सारा डिपेंड करेगा हमारे किस तरीके से हम रिसोर्स को अलोकेट करते हैं। इन सब का मतलब है हाउ द इकोनॉमी, यस, हमारी पूरी इकोनॉमी कैसे अपने रिसोर्सेस को अलोकेट करती है, कहां लगाती है। हाँ, द गवर्नमेंट हैज टू टेक डिसीजन एंड वी एंड यू एज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक सिस्टम, गवर्नमेंट हैव टू यस डिसाइड। क्या डिसाइड करना है? प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्सेस को कहां लगाएं, लैंड, लेबर, कैपिटल को कहां लगाएं, सिविल गुड्स बनाने में लगाएं, वॉर गुड्स में लगाएं। क्या कहते हो? अब पाकिस्तान से हमारा लड़ाई चल रही है, मान लेते हैं पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है, बताओ क्या बनाओगे? सिविल गुड्स बनाओगे कि वॉर गुड्स बनाओगे? वेरी क्लियर, वॉर गुड्स बनाएंगे, वॉर चल रहा है ना सर, यही कहोगे ना? यस। तो आपको देखना पड़ेगा, यस, कंट्री को, इकोनॉमी को देखना पड़ेगा कि सिचुएशंस कैसी है, पैटर्न ऑफ डिमांड क्या है, रिसोर्सेस कैसे हैं, इन सब के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इट इज दी प्रॉब्लम, यस, व्हाट टू प्रोड्यूस किस चीज की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स या प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। हम चारों फैक्टर्स को कहां लगाएं, किस कामों को प्रोड्यूस करने में लगाएं, ये मेरी प्रॉब्लम है ना? और ये डिपेंड किस पे करता है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैंने कहा ये डिपेंड करता है पैटर्न ऑफ डिमांड या जिसको कहें टाइप ऑफ डिमांड। किस तरह की हम डिमांड करते हैं उस पर डिपेंड करता है कौन सा गुड्स बनेगा। एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग का देश जो है, मान लेते हैं एक ऐसी कंट्री है जो ट्रॉपिकल कंट्री है, यहां बहुत गर्मी पड़ती है, हाँ, गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है हमारा देश। तो हमारे यहां वो गुड्स जो वार्म कंट्रीज के लिए सुटेबल है, अर्थात कॉटन क्लोथ्स ज्यादा चलेंगे, है ना? क्योंकि पैटर्न ऑफ डिमांड कैसा होगा, टाइप ऑफ डिमांड कैसा होगा, कॉटन गुड्स का डिमांड होगा हमारे यहाँ। और वही सोच लो उल्टा होता, जो फ्रोजन कंट्रीज हैं, है ना, जो आर्टिक्स में रह रहे हैं, कैसी डिमांड होगी? ठंडा देश है, कैसी डिमांड होगी? वुलन क्लोथ्स, वार्म करने वाले चीजें उनको चाहिए होंगी, तो वहां पर टाइप ऑफ डिमांड दूसरी है। तो रिसोर्स कैसे एलोकेट हो गए, देखा ना? पैटर्न ऑफ डिमांड पे डिपेंड करते हैं, और एक और चीज पे डिपेंड करते हैं, क्या आपके पास उसके रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। अब देश में पेट्रोलियम की जरूरत है हमारे पास, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स पे भी, पेट्रोलियम तो पूरा अवेलेबल है नहीं हमारी आबादी के लिए, तो हमारे आउटपुट का सिर्फ 33% ही पेट्रोलियम अवेलेबल है, बाकी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड करेगा, यस, रिसोर्स एलोकेशन पे, और रिसोर्स एलोकेशन डिपेंड करेगा किस तरह पे, हमारी टाइप ऑफ डिमांड कैसी है, और क्या हमारे पास उस डिमांड के लिए रिसोर्सेज हैं। गॉट इट? सेकंड बेसिक प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब गुड्स को प्रोडक्शन करने का क्या तरीका लगाएं, गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करें, टेक्निक कौन सी लगाएं। सो व्हाट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड, यही है क्वेश्चन हर इकोनॉमी के लिए। तो दो कॉमन टेक्निक्स हम लोग सब जानते हैं प्रोडक्शन करने की है, पहली लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लेबर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी का, कैपिटल का कम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल दूं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम्स, यहां पर हाथ से ज्यादा काम होता है, मशीनरी का कम इस्तेमाल होता है। और ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, कैपिटल गुड्स, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसमें क्या होता है, इसमें मशीनरी का प्रोडक्शन करने में ज्यादा रोल होता है, लेबर्स का कम इस्तेमाल होता है। तो क्या लगाना चाहिए हमारे देश में, क्या कहते हो? चलो इसका जवाब अभी मिलता है आपको, इसी आंसर के साथ मैं आपको इसका जवाब भी दे दूंगा। तो क्या टेक्निक लगाएं? लेबर इंटेंसिव लगाएं, मतलब जिसमें लेबर ज्यादा हो, मशीनरी कम हो, जैसे मैंने कहा हैंडलूम, जैसे मैंने कहा कॉटेज इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएं, जैसे मैंने कहा कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगती है, मशीन्स ज्यादा लगती हैं, लेबर्स कम लगते हैं। कौन सी लगानी चाहिए, ये जवाब है। तो एग्जांपल है कॉटन क्लोथ्स। अब कॉटन क्लोथ्स तो दोनों से बन सकते हैं, हैंडलूम से भी बन सकते हैं और पावर लूम से भी बन सकते हैं, बट यस, जवाब इंडिया का, हमारे देश की बात करते हैं, तो इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड नेचर ऑफ द इकोनॉमी। दो चीज पे इसका आंसर है, हाउ टू प्रोड्यूस, दो चीज पे डिपेंड करता है, क्या हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी की जानकारी है, टेक्नोलॉजी की लेवल है हमारे पास, टेक्निकल नॉलेज है, और
हमारे पास हमारी इकोनॉमी कौन से नेचर की है, क्या हम अंडर डेवलप्ड बैकवर्ड इकोनॉमी है और यहाँ क्या हम एडवांस्ड या डेवलप्ड इकोनॉमी है, इस पे डिपेंड करेगा इसका जवाब। तो आइए इंडिया का जवाब जो मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि इंडिया में कौन सी टेक्निक लगनी चाहिए। तो इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ये अब ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट है, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव यूज करना चाहिए। क्योंकि एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर लेबर सरप्लस है, वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक बेटर रहेगी ताकि सारे लोगों को रोजगार मिल सके। पर अगर नई मशीन्स नहीं लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, तो वर्ल्ड के मुकाबले हम क्या करेंगे, आउटपुट कम प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमारा जीडीपी क्या हो जाएगा, वर्ल्ड के मुकाबले कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ बोथ करना पड़ेगा इंडिया को। लेबर सरप्लस और अंडर डेवलप्ड, यस, जहां पे लेबर ज्यादा है जिस इकोनॉमी में, और जो बैकवर्ड इकोनॉमी है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनके लिए ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, शुड प्रिफर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जबकि इंडिया के लिए मैंने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। नेक्स्ट, तीसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। गुड्स किसके लिए बनाए, अमीरों के लिए बनाते हैं गुड्स। इसका मतलब सारी महंगी गाड़ियां बना दे, महंगा आईफोन, महंगे मोबाइल्स बनाए, महंगे कपड़े बनाए, गरीबों के लिए कुछ ना बनाए, क्या कहते हो, नहीं। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस रिच और पुअर के बेसिस पे नहीं है, बल्कि जो आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया है वो किसको शेयर करें, ये है इसका क्वेश्चन। आओ समझते हैं। तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द टोटल आउटपुट ऑफ गुड एंड सर्विसेज अमंग द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो भी है, यस, गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या करने में, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, सबको उसमें से क्या मिलना चाहिए, शेयर मिलते रहना चाहिए। तो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अर्थात जो टोटल आउटपुट है, जिसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं, नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, पूरी इनकम क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड। सो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको उसका शेयर ऑफ आउटपुट मिल जाना चाहिए। तो whom to produce, तो for the members of the economy to be produced on the basis of the contributions made by them। चारों फैक्टर्स के बारे में जानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड को रेंट का हिस्सा मिल जाना चाहिए, लेबर को वेजेस मिल जाना चाहिए, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। तो सबको उनका उनका क्या कर देना चाहिए, जीडीपी से, टोटल आउटपुट से क्या करना मिल जाए, शेयर मिल जाना चाहिए। जवाब मिल गया, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो तीन क्वेश्चंस जो हमने अभी समझे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल इकोनॉमीज। ये सिर्फ इंडिया की नहीं है, यस, ये सिर्फ हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ये तीन, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम। आइए अब तीन और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा उनको भी समझते हैं। प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स हैं पर हम सारे रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रहे हैं, काफी सारे रिसोर्सेज खाली पड़े हुए हैं, वेस्ट पड़े हुए हैं, आइडल पड़े हुए हैं, आप इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है हमारे देश में। हाँ, इंडिया में है ये प्रॉब्लम, बता दे रहा हूं। सो क्या, हैविंग आइडल और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज शुड बी चेक्ड, यही इस प्रॉब्लम का, यस प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज हैं, पड़े हुए हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। जैसे देश में पढ़े लिखे लोग हमारे पास उपलब्ध हैं, इंडिया में इंटेलिजेंट लोग उपलब्ध हैं हमारे देश में, पर उनके लिए बिजनेस नहीं है, उनके लिए नौकरियां नहीं है। क्या होगा, यस, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होगा हमारे देश में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वी हैव टू मेक बेस्ट या ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूज अर्थात यूज ऐसा करें कि उस रिसोर्सेज से ज्यादा हम कमा पाएं, अधिक से अधिक उस रिसोर्स का क्या करें, यूसेज ले पाएं, उसके यूसेज करने के दौरान हम उनका वेस्ट ना करें। इसका नाम रखा गया है एफिशिएंट यूज, मतलब अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। Resources are to be used to their best possible way. Yes, उनसे जो उनका बेस्ट निकल सकता हो वो ले ले। It means maximizing the output from the minimum resources. Input कम,
आउटपुट मैक्सिमम। अगर ऐसा कर पाए तो हमने क्या कर लिया, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर लिया। लास्ट प्रॉब्लम, यस, वीडियो के बिगनिंग में मैंने आपसे पूछा था क्या प्रॉब्लम है इकोनॉमिक ग्रोथ की, क्या मीनिंग है इसका, मतलब क्या इकोनॉमी में जितना आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या आने वाले सालों में भी उतने प्रोडक्शन से काम चल जाएगा? शायद नहीं चलेगा, आप जानते ही हैं। देश की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, अगर फूड ग्रेन्स उतने ही ग्रो करेंगे खेतों में तो क्या आबादी का पेट भर पाएंगे हम लोग? नहीं भर पाएंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आज है, जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, उतना ही रह जाए तो क्या देश की ग्रोथ हो पाएगी? करेक्ट, नहीं हो पाएगी। तो प्रॉब्लम किसकी है? ग्रोथ की है। इस प्रोडक्टिव कैपेसिटी को हमको इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने को बढ़ाना है, देश की नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम सबको क्या करना है? बढ़ाना है। यही है हमारी छठवीं और आखिरी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। हम चाहते हैं कि देश में नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पहले से और ज्यादा होते जाएं। क्या मारुति जो मान लेते हैं 5 लाख कार बना रही है, वो 5 ही लाख कार बनाती रहेगी? कभी वो 5.5 लाख नहीं करेगी, 6 लाख नहीं करेगी, 8 लाख नहीं करेगी कार का प्रोडक्शन? तो कैसे वो कमाएगी? यस, स्टैग्नेशन आ जाएगा ना। तो यही, तो जैसा एक इंडिविजुअल कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया, वैसे ही पूरे देश के बारे में सोचना है। क्या करना है? यस, नंबर ऑफ गुड एंड सर्विसेज को क्या करना है? इंक्रीज करना है, जिसकी वजह से क्या होगा? नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, नतीजा पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम एंड इंक्रीजिंग नेशनल इनकम से क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स के सारे लेसन्स मैं आपके लिए अपलोड करता जा रहा हूं, और नोट्स और वीडियोस को पूरा देखिए, और देखने के बाद लाइक बटन जरूर प्रेस करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। और हाँ, अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स को भी क्या करेंगे? यस, इसको शेयर करना। यस, हेजिटेट मत करो। यस, एक क्लिक ऑफ, यस, एक सिंगल क्लिक से आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो। बस करना क्या है? दोस्तों को लिख के भेजना है, सब्सक्राइब करो चैनल को, सो दैट आई बी, यस, मैं ज्यादा मैं क्या करूं? आपके लिए वीडियोस बना सकूं, आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकूं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स स्केर्सिटी की वजह से है, स्केर्सिटी की वजह से चॉइस करनी पड़ रही है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तो 3 बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, आप जानते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे इलस्ट्रेट किया जाए, इनका नेचर कैसे समझें, और किस टूल से, यस, किस टूल से इसको क्या करें? सॉल्व करें, इसके लिए बनाया गया है पीपीसी। आइए समझते हैं क्या है। कर्व जब भी वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो पीपीसी एक कर्व है, एक डायग्राम है विच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। याद रखिएगा, इसमें अजम्पशन है कि हम इकोनॉमी में सिर्फ 2 गुड्स ही बना सकते हैं, एंड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ अवेलेबल टेक्निक, और उसको बनाने की जो टेक्निक है वो भी फिक्स्ड है, वह टेक्निक चेंज नहीं होनी चाहिए, और एंड गिवन आउट अमाउंट ऑफ रिसोर्स, और उस गुड्स को बनाने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वह भी चेंज नहीं होने चाहिए। तो फिर से समझते हैं, combination of 2 goods that can be produced in an economy using a given technique and a given amount of resource. इस combinations को बताता है PPC। आइए इसके दूसरे नाम भी जाने। It is also called as transformation curve और production possibility frontier, PPF के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका एक शेड्यूल हमारे सामने है। ये रहा कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड, अर्थात क्या क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं। देखिए नाम में ही क्या लिखा है? प्रोडक्शन करने की संभावना, क्या क्या हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं अगर 2 गुड्स ही इकोनॉमी में प्रोड्यूस करना हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल जो कि आपके बुक में भी दिया है, फ्रैंक ब्रदर्स में दिया हुआ है। बटर और गन एक सिविलियन गुड है और एक मिलिट्री गुड है। व्हाट टू प्रोड्यूस में ये आ रहा था टॉपिक, क्या बनाए। तो अगर किसी इकोनॉमी में बटर को प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, बटर को मेजर किया गया है मिलियन केजीज में और गन को मेजर किया है थाउजेंड्स में, तो बटर नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं गन के प्रोडक्शन में।
तो गन बन जा रही है 15। तो एक का आउटपुट 0 है, सारे रिसोर्सेज शिफ्ट हो गए हैं किसमें, गन में। अब इकोनॉमी को सिविलियन गुड्स की जरूरत है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ बटर को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज बटर वाली ऑर्गेनाइजेशन से जहां बटर बनने में लगे थे उनको शिफ्ट करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा किसमें, बटर में। तो गन का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा और बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ये रहा। सिमिलरली ऐसे ही करते हुए और बटर की जरूरत है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अगेन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ बटर हो रहा है। ये देखिए यहां से यहां इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ बटर हो रहा है, बट डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ गन हो रहा है, क्योंकि उसके रिसोर्सेज शिफ्ट करने पड़ रहे हैं। सिमिलरली ऐसा हम करते रहेंगे, बट एक वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज जिसका ध्यान देना है कि इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ वन विल ऑलवेज बी ड्यू टू द डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ अनदर। दोनों को साइमल्टेनियसली इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सर, बटर को और गन को दोनों के साथ क्यों नहीं ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैंने कहा कि एक इकोनॉमी में अज्यूम करना है कि सिर्फ 2 ही गुड्स में बनाए जा सकते हैं, ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो अगर आप गन बनाने के का इस्तेमाल करेंगे अपने सारे रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, तो आप बटर नहीं बना पाएंगे। पर जब आप बटर बनाने लगेंगे तो आपको गन के रिसोर्स जैसे गन से लेबर, गन को बनाने वाले मशीनरी को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा बटर बनाने में। तो जब रिसोर्सेज वहां से निकालेंगे तो वहां का आउटपुट कम नहीं होगा, इसीलिए। और आपके पास रिसोर्सेज भी क्या है, कांस्टेंट हैं, आप रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते। और दोनों को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी सेम है। अगर आप लेबर इंटेंसिव यूज कर रहे हैं तो आप दोनों जगह लेबर इंटेंसिव ही यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी भी क्या है, फिक्स है, गिवन है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन ऑफ बटर इंक्रीज हो रहा है उससे आपका गन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक सुना, गन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ज्यादा से ज्यादा आपकी गन क्या हो रही है, कम बनती जा रही है। देखिए जब आपने क्या किया, 3 बटर प्रोड्यूस करने लगे तो गन हो गई 9। क्या होता जा रहा है, गन में लॉस होता जा रहा है, रिडक्शन इन आउटपुट हो जा रहा है। और अगर आप फर्दर प्रोड्यूस करेंगे 4 बटर तो गन का प्रोडक्शन सिर्फ 5 रह जाएगा। तो आप यहां पे क्या कर रहे हो, सेक्रीफाइस ऑफ गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ बटर कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करते जाना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करते जाना पड़ रहा है गन का, ताकि आप 1 एडिशनल यूनिट ऑफ बटर उगा पाओ। समझ गए? तो इससे क्या होगा, 6 कॉम्बिनेशंस निकला, A B C D E F, 0 से लेके 5 तक। यहां पे देखिए आपका निकल आएगा एक नया टर्म है MOC, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ वन टू गेन ऑफ अदर। मेरे केस में लॉस ऑफ गन हो रहा है और गेन ऑफ बटर हो रहा है। तो पहले केस में क्या हो रहा है, डैश लग जाएगा, पर सेकंड केस में, बी केस में देखिए, बी केस में गेन ऑफ बटर हो गया, तो गेन हो गया नीचे 1 और लॉस कितना हो गया गन का, यस 1। देखिए यहां से यहां तक लॉस कितना हो रहा है 1, सो 1:1 आप 1 लिख सकते हैं। सेकंड केस में आ जाइए, हाँ अगेन गेन ऑफ बटर फिर से 1 हो रहा है, तो गेन 1 हो रहा है, बट आपका लॉस कितना हो रहा है, देखिए 12 से 14 2 का लॉस हो रहा है, तो 2:1, 1:, न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देखेंगे हर बार क्या आ जाएगा 3:1, यहां पे आ जाएगा 3:1। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा, देखिए 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 और यहां पे इंक्रीज कितना हो रहा है 1, और 1:1 अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 न लिखें तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। यस 1 डिनोमिनेटर में लिखने के कोई वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लॉस ऑफ दी 1 टू गेन ऑफ दी अदर, इसी रेशियो को कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पीपीसी कर्व अगर ड्रॉ करें तो कैसा कर्व बनेगा, आइए देखते हैं। ये रहा, वाई एक्सिस पे आपको गन दिख रहा है, गन जो है इन थाउजेंड्स है
और बटर जो दिख रहा है वो है मिलियन केजीज में। ये रहा पहला कॉम्बिनेशन सेट ए रहा यहां पर, ये रहा ए 0 बटर 15 गन। देखिए गन के पॉइंट पे 15 शो कर रहा है और ये y एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब बटर क्या होगा 0 होगा। उल्टा आ जाइए, लास्ट पे आ जाइए। हाँ लास्ट पे आप देखेंगे कि आपको दिखेगा गन 0 हो गई है पर बटर क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। ये रही बटर हो गया मैक्सिमम 5 पर पहुंच गया और गन इस पॉइंट पे क्या है 0 है। अब बस आप इसको बस क्या करिए, एक कर्व बनाइए जो लेफ्ट टू राइट कॉनकेव टू ओरिजिन होगा। क्या शेप है इसका, आइए देखें, लेफ्ट टू राइट कॉनकेव टू ओरिजिन। इस शेप को कहेंगे कॉनकेव टू ओरिजिन, क्योंकि कर्व बाहर की तरफ है। यस, आउटसाइड की तरफ क्या हो रहा है, बल्ज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है कॉनकेव टू ओरिजिन। और क्यों ये शेप है, शेप इसलिए है क्योंकि टू प्रोड्यूस वन वी हैव टू सेक्रीफाइस अनदर। एक को पाने के लिए आपको दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेस क्या हैं बनाने के लिए फिक्स हैं और आप टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, एक गिवन प्रोडक्शन जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम, वो इस कर्व से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसीलिए इस कर्व का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या शो करती है, ये कर्व शो करती है ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी, इस पीपीसी पे कोई भी पॉइंट हो, चाहे बी है, सी है, डी है, एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी विल शो द ऑप्टिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन रिसोर्स एंड अ गिवन टेक्निक। कोई भी पॉइंट इसमें पाया जाएगा। तो इसके बाहर अगर कोई पॉइंट चला गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं आपको x, दे दिया मैंने, पॉइंट बाहर दे दिया, तो क्या ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अनअटेनेबल लिमिट। ये वो पॉइंट है जो हमारे केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने आउटपुट के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है या वो टेक्निक नहीं है। या अंदर पॉइंट ले देते हैं, चलो एक पॉइंट अंदर मार्क कर देते हैं, लेट से y मार्क कर देते हैं या z मार्क कर देते हैं लेट से। तो ये y और z क्या रिप्रेजेंट करता है, जो पॉइंट विद इन दी इस कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये अटेनेबल तो है, अर्थात आउटपुट इतना प्रोड्यूस तो किया जा सकता है, पर ये शो करता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा है, अर्थात हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट नहीं कर पा रहे हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। गॉट इट। तो एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी, यस, इस पीपीसी कर्व पे कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट, मोस्ट एफिशिएंट या फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। गॉट इट। तो मैंने पहले ही बताया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन देता है। आइए अब समझते हैं अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। क्या अजम्पशंस है, किस बेस पे इसको बनाया गया है, क्या अज्यूम करना चाहिए। पहला कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पहले से बता दिया, फिक्स है। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज याद होगा आपको, 4 प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। क्या लैंड बढ़ाई जा सकती है, नहीं। क्या लेबर बढ़ाया जा सकता है, लेबर पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट है, सडनली तो इंक्रीज नहीं किया जा सकता ना। उसी तरह से कैपिटल भी। तो इसीलिए प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो चेंज हो सकते हैं, पर एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, फिक्स है। और देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, इस अजम्पशन पे पीपीसी बन रहा है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी नहीं होगी। ये कर्व जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को शो करता है, ये एक कांस्टेंट कर्व है। इन केस ये अगर आउटवर्ड चला जाता, लेट्स से, तो ऐसा तभी होता जब क्या होता, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई होती और आउटपुट ऑफ बोथ गन एंड बटर दोनों इंक्रीज कर जाता। तो इफ द टेक्नोलॉजी चेंजेस द पीपीसी कर्व विल नॉट रिमेन, यस, तब पीपीसी कर्व अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा, तब को क्या हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा अगर टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट आ गई है और बेटर आ गई है। और कहीं उल्टा हो गया तो पीपीसी कर्व इनवर्ड भी यस जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज शिफ्ट इन पीपीसी। बट ये मैंने कहा तभी होगा जब क्या हो जाएगा, ये अजम्पशन ब्रेक हो जाए। तो अजम्पशन ब्रेक नहीं करना है आपको, है ना। अजम्पशन ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। मैंने एग्जांपल दिया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो पीपीसी बाहर जा सकता था, टेक्नोलॉजी मॉडर्न की बजाय डिक्रीज हो जा रही है, यस, ओल्ड और आउटडेटेड हो जा रही है, तो अंदर भी आ सकता था। नेक्स्ट,
ऑल रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, तभी तो मैंने बताया पीपीसी कर्व क्या शो करता है, फुलर एंड मोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शो करता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, पर सारे रिसोर्स क्या हैं, एक जैसे नहीं है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, सब रिसोर्सेज क्या हैं, एक जैसे एफिशिएंट नहीं है सारे गुड्स को बनाने के लिए। जो बटर को बनाने के लिए लेबर होगा, जरूरी नहीं है वो गन को बनाने में उतना ही एफिशिएंट हो। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ट्रांसफर करते हैं रिसोर्स को एक आउटपुट से दूसरे आउटपुट में, तो वहां पर उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसा है ना? तो इन्हीं अजम्पशंस के बाद आगे जानते हैं अब बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पीपीसी। क्या आप जानते हैं पीपीसी कर्व क्या होता है? यस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यस, इट इज अ कर्व which represents the combination of two goods that can be produced in an economy using given amount of resources and given technology। तो ऐसा कर्व जो आउटपुट का मैक्सिमम लिमिट बताता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये बताता है पीपीसी कर्व। तो पीपीसी कर्व हेल्प करता है, ये एक टूल है, स्टडी करने में मदद करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आइए पहले समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी कर्व। तो पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड करता है। मैं आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है तो मैं बना दे रहा हूं। ये रहा पीपीसी कर्व कुछ इस तरीके से। इधर लिख देता हूं फॉर एग्जांपल गुड्स ए, और यहां बनाते हैं गुड्स बी। तो पीपीसी कर्व क्या करता है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करता है सिर्फ, और पीपीसी कर्व डाउनवर्ड आ रहा है। देखिए लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रहा है। तो अब क्वेश्चन है, ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड ही क्यों आता है? तो डाउनवर्ड इसलिए आता है क्योंकि इसमें बताया गया है हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करने में जैसा ही हम एक को बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें दूसरे गुड्स को त्यागना पड़ेगा। दैट मीन्स टू प्रोड्यूस ए, मेरे एग्जांपल में वी हैव टू सैक्रिफाइस बी। ठीक है, टू प्रोड्यूस वन गुड द इकोनॉमी हैज टू सैक्रिफाइस अदर गुड्स। क्यों दोनों गुड्स क्यों नहीं ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्योंकि मैंने कहा ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। दूसरा मैंने कहा रिसोर्सेज जो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हैं वो भी फिक्स हैं। तो इसीलिए जब हम ए को ज्यादा बनाने लगेंगे तो बी को बनाने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज कम बचेंगे। सिंपल। और रिसोर्सेज को हम पूरी जो रिसोर्सेज हैं पूरा यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दूसरे। इट इज कॉनकेव फ्रॉम ओरिजिन। तो इस बाहर के शेप को कहते हैं कॉनकेव फ्रॉम ओरिजिन। क्या कॉन्वेक्स फ्रॉम ओरिजिन भी देखना चाहते हैं शेप? ये रहा, मैं आपके लिए शेप दिखा देता हूं। इस शेप को कहते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जो अंदर की तरफ झुका हुआ है कर्व है उसे कहते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो पीपीसी कर्व ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो कैसा कर्व होता है? हमेशा बाहर की तरफ बल्ज होता है। ये रहा ओरिजिन, ये रहा, और उसके बाहर की तरफ बना हुआ है पीपीसी। तो ये बाहर की तरफ क्यों निकला हुआ है? तो इसका रीजन दिया हुआ है ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीज करती है। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस ऑफ वन गुड टू, मतलब अपॉन गेन ऑफ अदर गुड। अगर आप गुड्स ए को ज्यादा बनाएंगे तो आपको गुड्स बी कम बनाने मिलेगा, क्योंकि आपके रिसोर्सेज वहां शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो लॉस अपॉन गेन का नाम रखा गया है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक शेड्यूल मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा डायग्राम पे देखें। इस शेड्यूल में आपको एमओसी दिखाई देगा इंक्रीजिंग होता हुआ। देखिए ध्यान से, शेड्यूल में पहला है एमओसी डैश, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5। कैसा है एमओसी? कैसा हो रहा है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग हो रहा है। देखा, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होता है, इसीलिए इसका शेप कॉनकेव आता है। अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज क्यों करता है? ये भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। चलिए, तो बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। अर्थात जो एक रिसोर्स गुड्स ए बनाने में काम आ रहा है वो गुड्स बी बनाने में इतना एफिशिएंट नहीं होगा। तो अगर आप वहां से रिसोर्स को शिफ्ट करेंगे तो आउटपुट डिक्रीज होगा। ज्यादा डिक्रीज होगा जब ज्यादा रिसोर्सेज आप क्या करेंगे?
ए से बी की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि वहां रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे, उतने एफिशिएंट नहीं होंगे। समझ गए ना क्यों एमओसी इंक्रीज हो रहा है, लॉस क्यों बढ़ता जा रहा है आपका, समझ गए। आइए अब समझते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी हैं और उन प्रॉब्लम्स को पीपीसी कर्व कैसे हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में। छोटा सा कर्व है मेरे सामने, है ना, मैं उसकी मदद से आपको, तो बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पीपीसी कर्व। तो पीपीसी कर्व स्केर्सिटी, यस, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हमारे वांट्स तो अनलिमिटेड हैं, पर उस वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी बताता ही है कैसे, एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी, यस, कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के अंदर बना हुआ है, सॉरी ऊपर बना हुआ है, या कोई पॉइंट अंदर बना हुआ है, ये बताता है कि पीपीसी इसको पा सकता है। पीपीसी इन पॉइंट्स को जो अंदर हैं या पीपीसी के ऊपर हैं, इनको पीपीसी अटेन कर सकता है, पा सकता है। बट एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी, ये रहा पॉइंट जो पीपीसी के बाहर दिख रहा है, आपको दिखा ये पॉइंट, लेट से मैंने इसका नाम दे दिया है एक्स, तो ये पीपीसी बताता है कि स्केर्सिटी है हमारे पास, हम इस एक्स नाम के आउटपुट को नहीं अटेन कर पाएंगे। क्यों अटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है कि नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो पीपीसी हेल्प करता है क्या करने में, वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स ए और गुड्स बी, मेरे एग्जांपल में गुड्स ए और गुड्स बी क्या क्या हम बना सकते हैं, बस वो क्या करना है, एनी पॉइंट ऑन पीपीसी ये शो करता है क्या क्या प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटीज हैं जो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी खत्म हो गई। तो वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, है ना। तो मेरे जो शेड्यूल है आप उसमें देखें, फिर से डायग्राम को देखें, मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, ये रहा शेड्यूल में आप देखेंगे ए बी सी डी ई एफ, है ना, इतने सारे कॉम्बिनेशन, इतनी सारी चॉइसेस हैं हमारे पास गुड्स प्रोड्यूस करने की। थर्ड प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। तो पीपीसी इसका भी सोल्यूशन बताता है क्या बनाएं। तो इसको बनाने के लिए क्या देखना पड़ता है, डिपेंड्स ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो इंडिविजुअल्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको कैसे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। क्या इकोनॉमी में बटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो क्या होने लगेगा, बटर ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा और गन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। Got it? नेक्स्ट आता है द प्रॉब्लम ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसको भी पीपीसी कर्व क्या करता है, सॉल्व करने में मदद करता है। कैसे, मैंने कहा एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी, चलो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, या नाम दे देते हैं क्यू। तो ये पॉइंट जो पीपीसी कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना, ये शो करते हैं ऑप्टिमम अर्थात बेस्ट रिसोर्सेस का यूज हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रहा है। सो अगर हमें जानना है फुल यूज हो रहा है, एफिशिएंट यूज हो रहा है, तो क्या करना है, एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी। क्या होना चाहिए, पॉइंट कहां पे होना चाहिए, पीपीसी के ठीक ऊपर होना चाहिए, अंदर नहीं, ये पॉइंट नहीं। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है वाई जो अंदर दिख रहा है, ये नहीं, ये बताता है कि आपने रिसोर्सेस का सही यूज नहीं किया, आपने इनएफिशिएंट यूज किया। ये जो वाई नाम का पॉइंट है ये अटेनेबल तो है, इतना हम प्रोड्यूस कर तो सकते हैं, पर हमारा क्या होगा, रिसोर्सेज बर्बाद हो रहा है, हमने वेस्टेज कर दिया या सही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की है। हमारी क्षमता कहां तक है, हमारी बेस्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता ये है पीपीसी, जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज है वो बाहर की तरफ है। तो क्या करता है, एनी पॉइंट ऑन द पीपीसी शोज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बट एनी पॉइंट इनसाइड शोज इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई पॉइंट अंदर चला जाएगा, जैसे कि वाई चला गया है, इसका मतलब है आपने रिसोर्सेस का सही अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, वेस्टेज कर दिया है। नेक्स्ट है, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कैसे पता करें कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ग्रोथ को नापा गया है किससे, नेशनल इनकम से नापा गया है। अगर देश का आउटपुट इंक्रीज होने लगे, पर कैपिटा इंक्रीज होने लगे, तो हम समझ जाएंगे क्या हो रहा है, देश में ग्रोथ हो रही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर क्या हो, रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, तो ये पीपीसी कर्व वहां नहीं रहेगा, बल्कि जो एक्स था, जो थोड़ी देर पहले दिख रहा था कि अनअटेनेबल है, पीपीसी उसको भी क्या कर सकता है, पा सकता है। मतलब वो राइटवर्ड और आउटवर्ड चला जाएगा। पहले से कहां चला जाएगा, पीपीसी का बाहर चला जाएगा, राइटवर्ड और आउटवर्ड चला जाएगा।
तो इससे पता चल जाएगा कि देश में क्या हो रहा है, ग्रोथ इन रिसोर्सेस हो रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम भी पीपीसी क्या कर सकता है, स्टडी या बता सकता है। तो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द रिसोर्स, अगर रिसोर्सेज इंप्रूव हुए हैं और इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हुई है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या होगा, यस, देन द पीपीसी विल शिफ्ट आउटसाइड rightward side, which shows increase in output, increase in the production that can be produced. yes, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी, आपके रिसोर्सेज दोनों क्या हो गए हैं, आउटवर्ड और बेटर हो गए हैं।